हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP क्लासेज बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ BA सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम विश्व का इतिहास, जो कि हिस्ट्री आपके सब्जेक्ट है। तो चाहे वो रेगुलर का स्टूडेंट है या प्राइवेट स्टूडेंट है, और बीकानेर संभाग के सभी विद्यार्थियों के लिए, और विशेष रूप से जिनके भी ये सिलेबस लगता है वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो सभी इस क्लास को ज़रूर देखें अच्छे से, और क्लास को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपको इस बार क्या करवाए जाएंगे, हर क्लास आपको दो भाग में करवाई जाएगी। एक क्लास के अंदर आपके लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन प्लस आपके एक क्लास के अंदर करवाए जाएंगे आपके दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अच्छे से पूरा सिलेबस इन क्लासों के माध्यम से करवाए जाएंगे। तो आप क्लासेज को अच्छे से देखें, और साथ में जो भी आपकी लाइव क्लासेज आती है MCQ की, वो भी आपको लेनी है। उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगर चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आप ऑटोमेटिक क्लास के माध्यम से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ में क्लास को लाइक भी कर दिया करें, ताकि अगर आप एक लाइक करते हैं तो आपके एक लाइक से दूसरे विद्यार्थियों को सजेशन क्लास ऑटोमेटिक हो जाती है। और जिसको भी PDF लेनी है क्लास की, आपको हर क्लास की या और सब्जेक्ट की नोट्स लेने हैं, तो आपको ये स्क्रीन पर नंबर दे रखे हैं, आप उन पर मैसेज करें। मैसेज वहीं करें जिनको PDF लेनी है, क्योंकि PDF नाम मात्र शुल्क में मिलेगी, बाकी PDF फ्री नहीं है, ध्यान रखें। ठीक है, PDF का शुल्क रखा गया है, उसके आधार पर आपको PDF उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन फ्री वाले विद्यार्थी मैसेज नहीं करें, क्लास को एंजॉय करें, आपके लिए क्लास लगा रखी है। तो ये क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है कि वाणिज्यवाद क्या था, इसके प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व उपयोगी क्वेश्चन है। तो विद्यार्थियों, वाणिज्यवाद 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में विकसित एक आर्थिक नीति थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य की आर्थिक शक्ति को बढ़ाना था। इस विचारधारा के अनुसार किसी देश की समृद्ध उसके पास मौजूद सोना चांदी की मात्रा पर निर्भर करती है, इसलिए राष्ट्रों ने निर्यात बढ़ाने और आयात कम करने की नीति अपनाई थी। फिर आते हैं वाणिज्यवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन से थे। तो इसके अंदर सबसे पहला सिद्धांत आता है, पहला सिद्धांत कौन सा है कि सकारात्मक व्यापार संतुलन। क्या है? सकारात्मक व्यापार संतुलन, यानी निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को सीमित करना, ताकि देश में धन का संचय हो सके। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों, औपनिवेशिक विस्तार करना, यानी उपनिवेशकों का उपयोग कच्चा माल प्राप्त करने तथा तैयार कर माल बेचने के लिए किया जाता है। इससे मात्र देश को आर्थिक लाभ होता था। फिर आपके लिए नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट है राज्य का नियंत्रण होना, यानी सरकार व्यापार और उद्योग पर सख्त नियंत्रण रखती थी, विभिन्न नियम और कानून बनाए जाते। चौथा पॉइंट क्या है? उद्योगों का विकास होना, यानी घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता था, ताकि विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम हो सके। 5वां पॉइंट आपके लिए जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि कैसे? तो अधिक जनसंख्या को श्रम शक्ति के रूप में देखा जाता, जिससे उत्पादन और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष यही है विद्यार्थियों कि वाणिज्यवाद ने यूरोप में व्यापार और उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया था, जिससे आर्थिक विकास हुआ, लेकिन इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और संघर्ष भी बढ़ गए थे। फिर आपके लिए विद्यार्थियों दूसरा क्वेश्चन है कि प्रतिवादी धर्म सुधार क्या था। प्रतिवादी धर्म सुधार क्या था, इसके उपायों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो प्रतिवादी धर्म सुधार 16वीं शताब्दी में कैथोलिक चर्च द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के प्रभाव को रोकना और चर्च की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना था। इसे कैथोलिक सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। इसका उपाय क्या था? तो पहला इसके अंदर आता है ट्रेंट की परिषद। क्या है? ट्रेंट की परिषद, काउंसिल ऑफ ट्रेंट, 1545 से 1563। इस परिषद में चर्च की नीतियों में सुधार किए गए और अनुशासन को सख्त बनाया गया था। दूसरा है जेसुइट संघ। जेसुइट संघ क्या है? तो इसकी स्थापना इग्नेशियस लोयोला ने की थी। इस संगठन ने शिक्षा और धर्म प्रचार के माध्यम से कैथोलिक धर्म को मजबूत बनाया था विद्यार्थियों। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट इसके अंदर है धर्म न्यायालय। धर्म न्यायालय, तो विधर्मियों को दंडित करने के लिए न्यायालय स्थापित किया गया। चौथा, इंडेक्स और बुक्स, ऐसी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया गया जो चर्च के विरुद्ध मानी जाती है। इसका प्रभाव हमें क्या देखने को मिला है? तो इसका प्रभाव यही है
कि कैथोलिक चर्च की स्थापना स्थिति मजबूत हो गई, यूरोप में धार्मिक संघर्ष बढ़ गए और शिक्षा और मिशनरी कार्यों का विस्तार हो गया। अगर निष्कर्ष की बात करें तो प्रतिवादी धर्म सुधार ने कैथोलिक चर्च को पुनर्जीवित किया और यूरोप में धार्मिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर विद्यार्थियों आपके लिए तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से शुरू हुई और इसने समाज के सभी वर्गों को गहराई से प्रभावित किया था। इसका सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक संरचना पर जोर देना था। अगर बात करें इसके सामाजिक प्रभाव की तो पहला आता है इसके अंदर नगरीकरण। क्या आता है? नगरीकरण। विद्यार्थियों, लोग गांवों से शहरों की ओर जाने लगे, जिससे बड़े बड़े औद्योगिक नगर विकसित हो गए। क्या हो गए? विकसित हो गए। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है? दूसरा पॉइंट है नए वर्गों का उदय होना, यानी पूंजीवर्ती वर्ग और श्रमिक वर्ग का निर्माण इसके अंदर हो गया था। फिर आपके लिए श्रमिकों की स्थिति क्या थी? तो श्रमिकों की स्थिति, मजदूरों को कम वेतन मिलता, लंबे कार्य घंटे मिलते, खराब परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। ये सब इसके अंदर देख सकते हैं। चौथा पॉइंट है महिलाओं और बच्चों का शोषण करना। कैसे? तो महिलाओं ने कारखानों में क्या किया और बच्चों ने भी कठोर श्रम करवाया जाता था, ठीक है, जिससे क्या होता, उनका शोषण होता। पांचवा पॉइंट है शिक्षा और जीवन स्तर। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार हुआ और जीवन स्तर में सुधार आने लगा था। विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए निष्कर्ष इसका ये है कि औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक परिवर्तन की गति दी थी, जिससे आधुनिक समाज का निर्माण हुआ। हालांकि प्रारंभिक दौर में असमानताएं भी बढ़ गई थी। अगला आपके लिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन के प्रशासनिक सुधारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान शासक था, जिसने प्रशासनिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए, सुधार किए। उसके सुधारों ने फ्रांस को एक मजबूत और संगठित राष्ट्र बनाया था। अगर हम इसके सुधारों की बात करें तो पहला आता है इसके अंदर नेपोलियन संहिता। क्या आती है? नेपोलियन संहिता। ये एक ऐसा कानून प्रणाली है जिसके अंदर समानता, संपत्ति अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता, उसको क्या दिया गया विद्यार्थियों? महत्व दिया गया था। फिर दूसरा पॉइंट आपके लिए प्रशासनिक केंद्रीकरण। प्रशासनिक केंद्रीकरण यानी पूरे देश को प्रांतों में बांटा गया। पूरे देश को, संपूर्ण देश को, राष्ट्र को प्रांतों में बांटा गया। प्रत्येक पर सरकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। तीसरा आता है शिक्षा सुधार। शिक्षा सुधार कैसे? तो शिक्षा को राज्य के नियंत्रण में लाया गया और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था। चौथा पॉइंट है वित्तीय सुधार करना, यानी बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई और कर व्यवस्था को सुधार किया गया था। फिर आपके लिए 5 नंबर पॉइंट है धार्मिक समझौता। तो इसके अंदर पोप के साथ समझौता कर चर्च और राज्य के संबंधों को संतुलित बनाया था। विद्यार्थियों, निष्कर्ष यही है कि नेपोलियन के प्रशासनिक सुधारों ने आधुनिक फ्रांस की नींव रखी और पूरे यूरोप में प्रभाव डाला था। अगला आपके लिए छठा क्वेश्चन कौन सा है कि मैटरनिक व्यवस्था क्या थी, इसके उद्देश्यों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों, क्लास आपको कैसी लग रही है? क्लास को एंजॉय करते रहे, क्लास को अच्छे से देखें और पूरी क्लास देखें, क्योंकि आपके एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ताकि परीक्षा के अंदर आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक शेयर जरूर करें और क्लास को साथ साथ में लाइक और कमेंट करते रहे। कमेंट के अंदर आप बताते रहेंगे तो हम आपके लिए उसका रिप्लाई देते रहेंगे। आप कमेंट जितना ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा क्लास और भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव जाएगी। तो बात करते हैं मैटरनिक व्यवस्था की। 19वीं शताब्दी की एक राजनीतिक व्यवस्था थी जिसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री क्लेमेंस वॉन मेटरनिक ने किया था। यह व्यवस्था 1815 के बाद यूरोप में स्थापित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य नेपोलियन के पतन के बाद शांति और स्थिरता बनाए रखना था। अगर इसके मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो पहला उद्देश्य आता है इसके अंदर राजतंत्र की पुनः स्थापना। राजतंत्र की पुनः स्थापना, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के प्रभाव को समाप्त कर पुराने राजवंशों को पुनः स्थापित करना। दूसरा आता है क्रांति का दमन करना, यानी उदारवाद, राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक विचारों को रोकना ताकि राजशाही बनी रहे। विद्यार्थियों, क्या हो जाए? राजशाही बनी रहे। तीसरा पॉइंट है यूरोप में संतुलन बनाए रखना। यूरोप में संतुलन बनाए रखना, किसी एक देश को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकना। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो कांग्रेस प्रणाली, यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्र समय समय पर बैठकर समस्याओं का समाधान करते थे। फिर आपके लिए नेक्स्ट है सेंसरशिप ऑफ दमन करना। सेंसरशिप और दमन, प्रेस, शिक्षा और विचारों पर नियंत्रण रखा गया ताकि क्रांतिकारी विचार न फैले। अगला तीसरा पॉइंट है गुप्त पुलिस व्यवस्था। तो सरकार के विरोधियों पर नजर रखने के लिए गुप्त पुलिस का उपयोग किया गया था। अगला चौथा पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय आंदोलनों का विरोध करना। राष्ट्रीय आंदोलनों का विरोध करना, इटली और जर्मनी के एकीकरण जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाया गया। परिणाम स्वरूप बात करें, कुछ समय तक यूरोप में शांति बनी रही, लेकिन दमन के कारण असंतोष बढ़ा और 1848 की क्रांतियों का
मार्ग प्रशस्त हुआ था। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो मेटरनिक व्यवस्था अल्पकालिक स्थिरता तो ला सकी, लेकिन स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद को दबाने के कारण ये लंबे समय तक सफल नहीं रही थी विद्यार्थियों। अगला आपके लिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1848 की फ्रांस की क्रांति के कारणों एवं परिणामों का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए। तो बात करते हैं अगर 1848 की फ्रांस की क्रांति, तो 1848 की फ्रांस की क्रांति यूरोप में फैली व्यापक क्रांतिकारी लहर का हिस्सा थी। इसका मुख्य उद्देश्य राजशाही का अंत कर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करना माना जाता है। इसका मुख्य कारण आता है, पहला आता है राजनीतिक असंतोष। राजनीतिक असंतोष कैसे? तो लुई फिलिप की सरकार निरंकुश हो गई थी और जनता को राजनीतिक अधिकार नहीं मिल रहे थे। क्या नहीं मिल रहे थे? राजनीतिक अधिकार नहीं मिल रहे थे। दूसरा पॉइंट है आर्थिक संकट होना। तो 1840 के दशक में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, खाद्य संकट के कारण जनता परेशान हो गई। तीसरा पॉइंट है सामाजिक असमानता, यानी मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग दोनों ही सरकार से असंतुष्ट माने गए थे। चौथा पॉइंट है उदारवाद और राष्ट्रवाद का प्रभाव, यानी फ्रांसीसी क्रांति 1789 के विचारों से प्रेरित होकर लोग स्वतंत्रता और समानता चाहने लगे थे। अगर हम बात करें इसकी प्रमुख घटनाओं की, तो इसके अंदर फरवरी 1848 में विद्रोह हुआ और लुई फिलिप को पद त्यागना पड़ा था। द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई थी उसी समय। अगर इसके परिणामों की बात करें तो पहला पॉइंट है गणतंत्र की स्थापना। क्या आता है? गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस में राजशाही समाप्त कर गणराज्य स्थापित किया गया। और दूसरा इसके बाद आता है मताधिकार का विस्तार करना। मताधिकार का विस्तार करना, सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया गया। श्रमिक सुधार की बात करें तो बेरोजगारों के लिए राष्ट्रीय कार्यशालाएं खोली गई। राजनीतिक स्थिरता आई, यानी बाद में नेपोलियन तृतीय का उदय हुआ और फिर से साम्राज्य विस्थापित हो गया था विद्यार्थियों। फिर अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो 1848 की क्रांति ने लोकतंत्र और अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। हालांकि ये स्थायी रूप से सफल नहीं रही थी, लेकिन यूरोप में लोकतांत्रिक आंदोलन को प्रेरणा दी गई थी। अगला आपके लिए क्वेश्चन है एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद के विस्तार के कारणों और सैद्धांतिक विश्लेषण कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों द्वारा एशिया और अफ्रीका में अपने प्रभुत्व का विस्तार साम्राज्यवाद कहलाता है। यह केवल राजनीतिक विस्तार नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई गहरे आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक कारण थे। अगर बात करें सबसे पहले आर्थिक कारणों की, तो औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में कच्चे माल की भारी मांग बढ़ गई थी। कारखानों के लिए सस्ता कच्चा माल और तैयार माल के लिए नए बाजारों की आवश्यकता हो गई थी, और इसलिए यूरोपीय शक्तियों ने एशिया और अफ्रीका को अपने उपनिवेश बनाया था। फिर दूसरा आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कौन सा होता है? यानी पॉलिटिकल थ्योरी। तो राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण यूरोपीय देशों में शक्ति और प्रतिष्ठा की होड़ लग गई। अधिक उपनिवेश होना किसी देश की शक्ति का प्रतीक माने जाने लगा। तीसरा पॉइंट आता है सामाजिक कारण, यानी सोशल थ्योरी, यानी श्वेत जाति का दायित्व है, व्हाइट्स मैन बर्डन जैसी विचारधाराओं के तहत यूरोपीय लोग खुद को क्या हो गए? श्रेष्ठ मानने लगे और अन्य देशों को सभ्य बनाने का दावा करते थे। फिर बात करते हैं सैन्य कारण की। तो सैन्य कारण में आपको ध्यान होना चाहिए कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों जैसे समुद्री मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए भी साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। तकनीकी कारण की बात करें तो यूरोप में उन्नत हथियार और परिवहन के साधनों के कारण एशिया और अफ्रीका पर नियंत्रण आसान हो गया था। पर इसके परिणाम के संक्षेप में देखें तो उपनिवेशकों का आर्थिक शोषण हुआ, सांस्कृतिक प्रभाव और पश्चिमीकरण हुआ, स्थानीय उद्योगों का पतन हो गया। अगर इस निष्कर्ष की बात करें तो साम्राज्यवाद बहुआयामी कारणों का परिणाम था, जिसने विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का सैद्धांतिक विश्लेषण कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक एक वैश्विक संघर्ष था, जिसके पीछे कई जटिल और परस्पर जुड़े कारण थे। इसे समझने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का सहारा लिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रवाद की। इसकी बात करेंगे राष्ट्रवाद की। क्या है राष्ट्रवाद? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना बहुत तीव्र हो गई थी। विशेष रूप से बाल्कन क्षेत्र में विभिन्न जातीय समूह स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, जिससे संघर्ष की स्थिति बनी। दूसरा था साम्राज्यवाद, यानी यूरोपीय शक्तियों के बीच उपनिवेशकों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, जिससे आपसी तनाव और अविश्वास बढ़ गया था। तीसरा पॉइंट है सैन्यवाद। तीसरा पॉइंट आपके लिए कौन सा है? सैन्यवाद है विद्यार्थियों। यूरोप के देशों ने अपनी सैन्य शक्ति को अत्यधिक बढ़ा लिया था। हथियारों की दौड़ और सैन्य तैयारों से युद्ध की संभावना को और भी ज्यादा बढ़ा लिया। तीसरा आता है गुटबंदी। गुटबंदी के अंदर दो प्रमुख गुट बन गए। पहला है त्रिसंधि, जिसके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली। ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली।
फिर समझौता हुआ जिसके अंदर एक तो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और रशिया हो गया, ठीक है। तो इससे एक देश का संघर्ष पूरे यूरोप में फैल गया। तत्कालीन कारण की बात करें तो 1914 में ऑस्ट्रिया के युवराज आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या ने यूरोप की युद्ध की चिंगारी का काम आसान कर दिया था। विद्यार्थियों, बात करते हैं इसके परिणाम को संक्षेप में जानने की, तो भारी जन हानि होती है, वर्साई की संधि होती है, नए राष्ट्रों का निर्माण होता है और फिर इसका निष्कर्ष बचता है कि प्रथम विश्व युद्ध कई दीर्घकालिक कारणों का परिणाम था, जिसमें राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद की प्रमुख भूमिका रहती है। ये हम जो क्वेश्चन है उसको विस्तार से डिटेल से जो दीर्घ उत्तरात्मक वाली क्लास आएगी, इसकी नेक्स्ट पार्ट आएगा 2 नंबर, उसमें आपको क्लास अच्छे से देखनी है। फिर आपके लिए 9th नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 9th नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसकी भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध की भीषण तबाही ने यह स्पष्ट कर दिया कि विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। इससे पहले राष्ट्र संघ की असफलता ने यह भी सिद्ध कर दिया कि केवल आदर्शों के आधार पर कोई संस्था सफल नहीं हो सकती, बल्कि उससे व्यवहारिक शक्तियों और संरचनात्मक मजबूती की भी आवश्यकता होती है। इसी पृष्ठभूमि में 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना था। क्या था? विकास को बढ़ावा देना था। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को समझने के लिए उसके कार्यों, उपलब्धियों का विश्लेषण आवश्यक है। इस संगठन ने विभिन्न देशों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया तथा नई तक अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास किया। कोरिया, कांगो और मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया था। विद्यार्थियों, इसके अलावा इसके साथ साथ विभिन्न अंगों और एजेंसियों जैसे कि यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि ने शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना की जाती है, इससे सबसे बड़ी कमजोरी सुरक्षा परिषद की संरचना मानी जाती है, जहां स्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति प्राप्त है। इस वीटो के कारण कई महत्वपूर्ण निर्णय रुक जाते हैं और संगठन निष्प्रभावी हो जाता है। इसके अतिरिक्त महाशक्तियों के स्वार्थ और राजनीति भी संयुक्त राष्ट्र की निष्पक्षता को प्रभावित करती है। कई बार ये देखा जाता है कि शक्तिशाली देश के अपने हितों के कारण अनुसार निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इससे संगठन की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं। विद्यार्थियों, फिर भी यह कहना उचित होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक स्तर पर सहयोग और शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि ये पूर्णतः सफल नहीं है, लेकिन वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जिसकी आवश्यकता प्रासंगिकता बनी हुई है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जिसने विश्व को संवाद और सहयोग का एक महत्वपूर्ण साधन प्रदान किया है। अगर आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 10 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में आए परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। ये आपके लिए जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ विद्यार्थियों, ये सारे के सारे आपके लिए लघुतरात्मक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तभी बोल रहा हूँ क्लास को अच्छे से देखें। वीडियो फर्स्ट है ये आपके लिए, वीडियो सेकंड के अंदर जो बड़े वाले क्वेश्चन है वहीं आपको करवाऊंगा, और जो क्वेश्चन करवाता हूँ लगभग आपके एग्जाम में आने वाले यानी मोस्ट इंपोर्टेंटली क्वेश्चन है ये। ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस आपको करवा रहा हूँ, कोई 5-10 वीडियो नहीं आएंगे आपके लिए। एक सिलेबस या एक सब्जेक्ट के ओनली फॉर 2 से 3 वीडियो ही मिनिमम आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाप्त होने के पश्चात विश्व राजनीति में व्यापक और गहरे परिवर्तन को देखने को मिले, जिन्होंने आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार दिया। इस युद्ध ने न केवल यूरोपियों की शक्ति को कमजोर किया, बल्कि विश्व के राजनीतिक संतुलन को और भी ज्यादा बदल दिया था। युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की स्थिति कमजोर हो गई और उसकी जगह 2 नई महाशक्तियों, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ। इसके विश्व 2 ध्रुवों में विभाजित हो गया, जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस द्विध्रुवीय व्यवस्था में दोनों महाशक्तियों के बीच वैचारिक संघर्ष प्रमुख था, जहां एक और पूंजीवाद और लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था, वहीं दूसरी ओर साम्यवाद का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। इस संघर्ष ने विश्व राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित किया और विभिन्न क्षेत्रों में परोक्ष युद्धों और तनावों को क्या दिया? जन्म दिया था। इसके साथ ही उपनिवेशवाद का अंत भी इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। एशिया और अफ्रीका के कई देशों ने स्वतंत्रता प्राप्ति की और नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए आयाम जुड़ गए। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति बनाए रखने के प्रयासों को संस्थागत रूप प्रदान किया था। हालांकि शीत युद्ध के दौरान इसकी भूमिका कई बार सीमित हो गई,
फिर भी ये वैश्विक समाज का एक महत्वपूर्ण मंच बना रहा। आर्थिक दृष्टि से विश्व में परिवर्तन हुए और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ है, जिन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में भूमिका निभाई थी। विद्यार्थियों, अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति को शक्ति संतुलन, वैचारिक संघर्ष और नव स्वतंत्र राष्ट्रों के उदय के रूप में समझा जा सकता है। इन परिवर्तनों ने आधुनिक विश्व व्यवस्था की नींव रखी और आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों, इसी वीडियो के पार्ट में अब हम करने वाले महत्वपूर्ण पीवाईक्यू आधारित एमसीक्यू टॉप, यानी जो 50 आपके एमसीक्यू है वो आपको इस क्लास के अंदर करवाने वाला हूँ। और ये सारे के सारे एमसीक्यू एपिसोड वाले क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग गहराई से और अच्छे से तैयार किए हुए पिछले सालों के अंदर पूछे गए प्रश्न है, जो कि आपको अच्छे से क्लास में देखने, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखें और आपको ऑप्शन साथ साथ में याद करने विद्यार्थियों, क्योंकि लघुतरात्मक क्वेश्चन हमने कर लिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू से आपके ये फायदा है कि आपके एक तो खालिस्तान वाले और आपके एक तो ये जो क्वेश्चन आपके बिल्कुल आपके पूरे सही हो जाएंगे। और दूसरी जो क्लास आएगी इसका पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर दीर्घ में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर करते हैं। और साथ साथ में ये बोल रहा हूँ मैं कि जिसको भी गेस्ट पेपर चाहिए या मान लो आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह ये सारी अपडेट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका ज्वाइन कैसे करना है, तो व्हाट्सएप चैनल इस क्लास के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा रखी है, या जो ये आप क्लास देख रहे हो अभी इसका कमेंट पिन किया हुआ है कि पीडीएफ नोट्स या गेस्ट पेपर के लिए व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। तो आप सीधे जाकर कमेंट में या डिस्क्रिप्शन के अंदर सीधे आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। सारे सेमेस्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और आपको हर एक अपडेट, आपको हर नोट्स और पेपर से जस्ट पहले आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको और साथ में गेस्ट पेपर आपको उस व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा एसपी क्लासेस बीकानेर पर। तो जल्दी से जुड़ जाइए। तब तक करते हैं एमसीक्यू टॉप 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का उद्गम स्थल कौन सा था? ऑप्शन है फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। मानवतावाद का संबंध किससे माना जाता है? धर्म, मनुष्य के विकास से, राजनीति से या युद्ध से? तो इसका सीधा सा उत्तर है मनुष्य के विकास से माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन थे विद्यार्थियों? द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन थे? दांते, मैकियावेली, पेट्रार्क, बोकाचियो। ठीक है, तो सीधा इसका सही आंसर है मैकियावेली। क्या है? मैकियावेली इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए चौथा क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? लूथर। कौन था? लूथर था। आपको ऑप्शन में केल्विन भी मिलेगा, ज्विंगली भी मिलेगा, हेनरी एट भी मिलेगा, ठीक है, अष्टम भी मिलेगा। और आपके लिए अगला नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि वाणिज्यवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? विद्यार्थियों, वाणिज्यवाद का उद्देश्य क्या था आपको पता होना चाहिए। धार्मिक सुधार, व्यापार में वृद्धि और जनसंख्या, कृषि विकास या शिक्षा सुधार? तो सीधा सा आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यापार में वृद्धि और जनसंचय करना इसका उद्देश्य था विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है सॉरी, अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1776, 1789, 1765, 1750। राइट आंसर 1776। क्या हो जाएगा? 1776 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या औद्योगिक क्रांति या रूस क्रांति? तो सीधा सा सही आंसर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। क्या हो जाएगा? अमेरिकी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? संस्कृति फैलाना, संसाधनों का शोषण करना, शिक्षा देना, धर्म सुधार करना? तो सही आंसर है संसाधनों का शोषण करना विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है 9 नंबर, पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? दांते, पेट्रार्क, शेक्सपियर, मिल्टन? ध्यान से देखें क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को मैंने तभी बोला था क्लास को लास्ट तक देना, क्योंकि जो विद्यार्थी क्लास को लास्ट तक देखेंगे और हमारे द्वारा जो भी आपको कंटेंट जो भी सब्जेक्ट का उपलब्ध करवाया जाता है, बस आप अच्छे से देख लेना। रिजल्ट आपके सामने होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का आपके रिजल्ट आया होगा। आपको पता है कि सर हमने आपकी क्लासेस ली थी, आपकी पीडीएफ नोट्स पढ़ी थी, आपके गेस्ट पेपर पढ़े थे और उनसे क्वेश्चन बाहर एक भी नहीं गया था। तो आपका विश्वास और हमारा प्यार और आपके लिए सपोर्ट हमेशा आपके लिए बना रहेगा। बस आपको हमेशा सपोर्ट करते रहना है विद्यार्थियों, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन, काउंटर रिफॉर्मेशन का संबंध किससे?
काउंटर रिफॉर्मेशन का संबंध किससे? प्रोटेस्ट आंदोलन से, कैथोलिक सुधार आंदोलन से, औद्योगिक क्रांति से या राष्ट्रवाद से? तो राइट आंसर है कैथोलिक सुधार आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर आपके लिए 12 नंबर क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट, हाईग्रीव्स, क्रॉम्पटन या स्टीफंस? तो हाईग्रीव्स इसका सही जवाब है। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? तो विद्यार्थियों फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1789 में। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी किससे संबंधित हैं? औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या रूस क्रांति? तो सही जवाब है फ्रांसीसी क्रांति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट आपके लिए 15 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन का पतन किस युद्ध में हुआ? नेपोलियन का पतन किस युद्ध में हुआ विद्यार्थियों? तो ट्राफलगर, वाटरलू, लाइप्जिग या ऑस्ट्रेलिट्ज? तो वाटरलू का युद्ध है, उसके अंदर नेपोलियन का पतन हो जाता है। आपको ध्यान रख लेना है कौन सा युद्ध है? वाटरलू का युद्ध है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए 16 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन कोड किससे संबंधित है? नेपोलियन कोड आपके लिए कानून व्यवस्था है। क्या है? कानून व्यवस्था है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं, बस आपको क्लास अच्छे से देखती रहनी है। फिर आपके लिए 17 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण था आपके लिए सामाजिक असमानता। क्या था? सामाजिक असमानता। भाप इंजन का विकास किसने किया था? तो भाप इंजन का विकास किया था आपके लिए जेम्स वाट ने। किसने किया? जेम्स वाट ने। नेक्स्ट आपके लिए 19 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन का राज्याभिषेक कब हुआ था विद्यार्थियों? नेपोलियन का राज्याभिषेक आपके लिए 1804 में होता है। कब होता है? 1804 इज ए राइट आंसर विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए 20 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का मुख्य प्रभाव क्या था? तो औद्योगिक क्रांति का मुख्य प्रभाव था कृषि विकास, नगरीकरण, धर्म सुधार, उपनिवेशवाद? तो राइट आंसर है नगरीकरण। क्या हो जाएगा? नगरीकरण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वियना कांग्रेस कब हुई थी? वियना कांग्रेस कब हुई? 1815 में। विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, याद कर लो इस क्वेश्चन को। 1815 इज ए राइट आंसर। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था प्यारे विद्यार्थियों पुरानी व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। क्या था? पुरानी व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ ताकि मेरा एक भी विद्यार्थी किसी के बेक नहीं आए और उसे चक्कर नहीं काटने पड़े, यूनिवर्सिटी कॉलेज के चक्कर नहीं काटने पड़े, उसकी फीस खराब नहीं हो। इसलिए बोलता हूँ क्लास को मेहनत से देखा करो, क्लास को अच्छे से देखा करो, आपके भाई बंधुओं को, भाई बहनों को आपको क्लास शेयर किया करो, क्योंकि आपके हजारों फ्रेंड्स होंगे, आपके 10 फ्रेंड्स है, आपके एक फ्रेंड्स है, जितनों को आप शेयर कर सकते हो आप क्लास को शेयर किया करो, ताकि आपके एक प्रयास से हर विद्यार्थी तक क्लास पहुंचेगी। और विद्या दानम लभते ज्ञानम, यानी अगर आप विद्या का दान कर रहे हो, आप अगर शेयर करके किसी की मदद कर रहे हो तो आपका उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है विद्यार्थियों। फिर आपके लिए मैटरनिक प्रणाली किससे संबंधित है? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया इसको सही जवाब है। फिर आपके लिए 24 नंबर क्वेश्चन है, 1848 की क्रांति किसके विरुद्ध थी विद्यार्थियों? 1848 की क्रांति किसके विरुद्ध थी? लोकतंत्र, राजतंत्र और दमनकारी व्यवस्था या समाजवाद? तो राइट आंसर है राजतंत्र और दमनकारी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज ए राइट आंसर। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क की आपको नीति भी पता होनी चाहिए। फिर आपके लिए 26 नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण के प्रमुख नेता कौन थे? इटली के एकीकरण के प्रमुख नेता थे गैरिबाल्डी। कौन थे? गैरिबाल्डी। ऑप्शन नंबर ए आपको जो दिख रहा है आप उसको सही कर देना। क्या कर देना? सही कर देना। तो विद्यार्थियों आपने अभी तक अगर YouTube चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो सबसे पहले आप वही काम करें, क्योंकि आगे भी आपको क्लासेस चाहिए। हिंदी साहित्य, इतिहास, राजनीति, इंग्लिश, लिटरेचर और भी सब्जेक्ट आपके जो किसी के भी हैं तो उन सब की क्लास आएगी। बस आप थोड़ा प्यार और सपोर्ट बनाए रखें विद्यार्थियों। फिर आपके लिए 27 नंबर क्वेश्चन, क्रीमिया युद्ध किसके बीच हुआ था? क्रीमिया युद्ध किसके बीच हुआ? रूस, तुर्की, रूस वर्सेस तुर्की या फ्रांस वर्सेस जर्मनी या इंग्लैंड वर्सेस अमेरिका या इटली वर्सेस ऑस्ट्रिया? ऑप्शन नंबर ए है रूस वर्सेस तुर्की हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपके लिए 28 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी समस्या का संबंध किससे है? तो पूर्वी समस्या का संबंध आपके लिए ऑटोमन साम्राज्य के पतन से विद्यार्थियों। किसके संबंध से? ऑटोमन साम्राज्य के पतन से है।
बर्लिन समझौता कब हुआ था? अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बर्लिन समझौता कब हुआ? 1878 में, 1815 में, 1848 में, 1900 में? तो राइट आंसर है 1878 में। कब हुआ? 1878 इसका राइट आंसर है। फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का विकास किस सदी में हुआ? तो राष्ट्रवाद का विकास आपके लिए पता होना चाहिए 19वीं सदी में हुआ। साम्राज्यवाद का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक लाभ होना। क्या होना? आर्थिक लाभ होना। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914। बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू होता है? 1914 से लेकर 1918 तक होता है विद्यार्थियों। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी किसकी हत्या हुई थी? सारायोवे की हत्या हो गई थी। कौन सा होता? सारायोवे राजकुमार था, उसकी हत्या हो गई थी। फिर आपके लिए बोल्शेविक क्रांति कब होती है? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में होती है। कब होती है? बोल्शेविक क्रांति 1917 इसे राइट आंसर। रूस क्रांति के नेता कौन थे? तो लेनिन थे। कौन थे? लेनिन। रूस क्रांति के नेता प्रमुख थे लेनिन। फिर आपके लिए वर्साई की संधि कब होती है विद्यार्थियों? तो वर्साई की संधि होती है 1919 में। कब होती है? 1919 के अंदर वर्साई की संधि मानी जाती है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए फांसीवाद का उदय कब होता है? क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान से देखें। फांसीवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो फांसीवाद का उदय इटली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इटली में फांसीवाद का उदय हुआ था विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपके लिए, नाजीवाद का नेता कौन था? तो नाजीवाद का था हिटलर। साम्राज्यवाद का प्रभाव क्या था? तो साम्राज्यवाद का प्रभाव था शोषण और संघर्ष होना। क्या होना? शोषण व संघर्ष विद्यार्थियों। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या था? तो इसका सही जवाब आपके लिए ओनली फॉर एक ही है, राष्ट्र संघ की स्थापना करना। क्या था? राष्ट्र संघ की स्थापना करना। अगला आपके लिए 41 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 1919 में होती है। राष्ट्र संघ की स्थापना 1919 में होती है। फिर राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्र संघ का विश्व उद्देश्य था युद्ध, शांति बनाए रखना, या व्यापार या शिक्षा। तो शांति बनाए रखना राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य था। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू होता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू होता है। कब होता है? 1939 में शुरू होता है विद्यार्थियों। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो वर्साई की संधि की कठोरता। ऑप्शन नंबर ए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसका राइट आंसर आपके लिए रहने वाला है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945, यूएनओ की स्थापना 1945, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क है विद्यार्थियों। और आधुनिक चीन का उदय किस क्रांति से होता है? तो अपने को पता होना चाहिए 1939 की जो 39-49 की क्रांति है उससे क्या होता है? चीन का उदय माना जाता है। किसका माना जाता है? चीन का उदय माना जाता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए, जापान का आधुनिकीकरण किस काल में हुआ था? तो जापान का आधुनिकीकरण आपके लिए मेजी पुनर्स्थापना के समय हुआ था। कब हुआ था? मेजी पुनर्स्थापना। आप आगे नेक्स्ट बड़े वाले क्वेश्चनों में से उसको समझने वाले विद्यार्थियों। फिर तुर्की का आधुनिकीकरण किसने किया? तुर्की का आधुनिकीकरण अतातुर्क ने किया था। किसने किया था? अतातुर्क ने किया था। और अगला आपके लिए 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या है? युद्ध, विश्व शांति और सहयोग, और व्यापार या उपनिवेशवाद? तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, विश्व शांति और सहयोग। क्या था? विश्व शांति और सहयोग। तो सभी विद्यार्थी बताएं क्लास आपको कैसी लगी है? लघुतरात्मक प्लस MCQ छोटे वाले क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर करवाए और बड़े वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा 1 घंटे की महामैराथन क्लास होगी, उसके अंदर सारे के सारे बड़े वाले क्वेश्चन करवाएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो उसको अच्छे से देखना है। इस क्लास को भी आपको 2 से 3 बार देख लेना है और वो भी देख लेना है। बाकी सब्जेक्ट की आपकी क्लास लगा रखी है और ये आपको कोर्स दिख रहा है, यानी पूरी जो PDF है क्लासेज है आपके लिए एक कोर्स के अंदर डाल रखी है। यूट्यूब पे आपको एक अलग कॉलम मिल रहा है कोर्स, आप उस पर जाओगे तो BA सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स वहाँ से आप सीधे ज्वाइन हो जाओ, ताकि आपको क्या मिलेगी? फ्री में यूट्यूब पे क्लासेज मिलती रहेगी। जो भी क्लास आएगी, चाहे आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट की है या पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, कोई भी सब्जेक्ट आपका, उस सब की आपकी क्लास आने वाली है बस। या किसी की आ चुकी है, किसी की आएगी, बस आपको ज्वाइन हो जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करवाना है और क्लास को शेयर करना है। इसी के साथ कमेंट में ये बताएं कि क्लास कैसी लगी है और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलें, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल से आपके बहुत ज़्यादा फायदे मैंने आपको बता दिए कि आपको वहाँ से गेस्ट पेपर्स वगैरह और शॉर्ट नोट्स जो पेपर से जस्ट पहले आते हैं या ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं वो भी आपको उत्तर सहित वहाँ से डाल दी जाते हैं। क्लास की लिंक मिल जाती है और भी कोई रिजल्ट्स की अपडेट है या वैकेंसी की अपडेट वहाँ से आपको मिल जाती है। व्हाट्सएप चैनल आपके ज्वाइन कर लेना विद्यार्थियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।